11.3 11.3 में हमारा टॉपिक है प्लेन। ठीक है, तो प्लेन जैसे लाइन होती है, लाइन की वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन, उसी तरह से प्लेन की भी इक्वेशंस है और दो ही फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, बस इसकी इक्वेशन थोड़ी सी ज्यादा है। वहां पर हमने 1 या 2 करी थी लाइन में, यहाँ पर हमें 7-8 मिल जाएंगी। ठीक है, हो सकता है 10-11 हो। ठीक है, तो हेडिंग डाल देना 11.3 और ब्रैकेट में ये भी डाल देना प्लेन। खास बात ये है कि एक क्वेश्चन गारंटीड रहता है हर साल 6 नंबर में प्लेन से। ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, लेकिन प्लेन का एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्म लिखना, हेडिंग डाल देना इक्वेशंस ऑफ प्लेन, इक्वेशंस ऑफ प्लेन, और इस पेज को खाली छोड़ देना ताकि इसी पेज पर सारी प्लेन की इक्वेशंस आ जाएं, तो तुम्हें रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन लिखवाना मैं टॉपिक के हिसाब से लिखवाता चलूंगा, अभी जो टॉपिक है उसके हिसाब से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, पहले लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन की जो जर्नल इक्वेशन होती है वो लिख लो। हाँ, दोनों फॉर्म लिख लो, कार्टेशियन भी, ठीक है, और वेक्टर भी। ठीक है, तो देखो पहले कार्टेशियन फॉर्म, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। ठीक है, यहाँ पर डी क्या होता है, यहाँ पर जो डी होता है ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, और जो ए बी सी है, ये ए बी सी होती हैं डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तुम्हें मालूम है अगर डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हैं तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, कई बार क्वेश्चन तुमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन का यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, इन तीनों के स्क्वायर का सम। मैंने सिखाया था ना इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, अगर तुम्हारे पास डायरेक्शन है तो तुम डायरेक्शन कोसाइन बना सकते हो, ए अपॉन में तीनों का स्क्वायर, इसी तरह से बी अपॉन में तीनों का स्क्वायर, इसी तरह से सी अपॉन में तीनों का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएंगे तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो दो ही टॉपिक पूछेगा, या तो डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, या फिर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये तो लिख लो जर्नल इक्वेशन। इसके बाद लिखना वेक्टर इक्वेशन, ये लिख लेना, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म है ना, इसी के लिए वेक्टर फॉर्म लिख लो। हाँ, वेक्टर फॉर्म में वो तुम्हें एक चीज जरूर बताएगा, नॉर्मल। जब तक वो तुम्हें नॉर्मल वेक्टर नहीं बताएगा ना तब तक तुम निकाल नहीं सकते, तब तक तुम वेक्टर फॉर्म बना नहीं सकते जब तक वो तुम्हें क्या ना बता दे, नॉर्मल। ठीक है, तो वो नॉर्मल जरूर बताता है, ध्यान रखना यहाँ पर नॉर्मल को दिखाया जाता है एन हेड से। कौन से वेक्टर से दिखाया जाता है, हेड से। हेड तुम्हें मालूम नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। हेड रिप्रेजेंट कर, जब किसी वेक्टर के ऊपर हेड लग जाता है ना तो इसका मतलब होता है वो एक यूनिट वेक्टर है। तो ध्यान रखना नॉर्मल वेक्टर कैसा वेक्टर होना चाहिए, यूनिट वेक्टर। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा, अभी फिलहाल नोट कर लो। क्वेश्चन हमें हमेशा क्या देगा, नॉर्मल, तो हमें नॉर्मल से इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल से कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर में। ठीक है, और फिर इक्वेशन बनेगी ये, आर वेक्टर इंटू नॉर्मल इक्वल टू, इक्वेशन की फॉर्म रह जाती है फिर तुम्हारी, इसका फॉर्मूला है तुम्हारा इक्वल टू डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस क्वेश्चन तुम्हें बता देगा, ये वही है डिस्टेंस जो यहाँ वाला था, ये वाला। ठीक है, तो ये एक पार्ट मैंने भी कराया है जर्नल इक्वेशन का, जर्नल इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म, जर्नल इक्वेशन की वेक्टर फॉर्म। तो सिंपल सा है, नॉर्मल वो हमें देगा और नॉर्मल से हम यूनिट वेक्टर बना लेंगे। यूनिट वेक्टर बनाना बहुत आसान है, मैंने बताया था, वो वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे बन गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, और वो यहाँ पर लाकर डाल देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजी है, इस पेज को खाली छोड़ देना। ठीक है, अगर पेज छोटा है तो 2 पेजेस छोड़ना, क्योंकि 8-9 इक्वेशंस आ जाएंगी और मिलती जुलती हैं। 8-9 नहीं तो तुम्हारी 6-7 तो मानकर ही चलो। ठीक है, क्योंकि हर एक इक्वेशन की दो दो तो फॉर्म है, वेक्टर और कार्टेशियन, इसलिए डबल हो जाती हैं। ठीक है, उस हिसाब से ज्यादा है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन एंड द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन। मतलब एक तो उसने हमसे पूछे हैं डायरेक्शन कोसाइंस और एक पूछा है डिस्टेंस। ठीक है, दो चीजें पूछी हैं, एक तो डायरेक्शन कोसाइंस और एक डायरेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और पहली क्वेश्चन दे रखी है ये z इक्वल टू 2, दिखने में अजीब लग रही है लेकिन ये है प्लेन की इक्वेशन। अब देखो कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, 0 + x 0 y
और z इक्वल टू 2। अब बन गई ना स्टैंडर्ड। मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए लिख देता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। यही वाली फॉर्म लिखवाई थी ना अभी मैंने। और उसने हमसे क्या पूछा, डायरेक्शन कोसाइन, है ना। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं। डायरेक्शन रेशियोज ये होती है ना हमारी, 0 0, यहाँ पे इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज तो बड़ी आसानी से निकल आई। अब तुम्हें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। और अभी मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन के लिए तुम्हें एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और पूरे पर क्या आता है, रूट। तो देखो ए का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, बी का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। तो 1 का रूट कुल मिलाकर 1 ही तो आएगा, है ना। तुम सोच रहे हो कि मैंने ये वाली टर्म क्यों निकाली है। डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये वाली टर्म जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्शन कोसाइन का ये होता है। वो तो डायरेक्शन रेशियोज थी, क्वेश्चन ने हमसे पूछे हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन के लिए यही तो फॉर्मूला होता है। मैं एक के लिए लिखकर दिखा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और बी के लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसी तरह से सी के लिए भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे बताओ ऊपर ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है, 0 ना। भाई ऊपर ए की वैल्यू यहाँ पर क्या डालूंगा, 0। यहाँ पर बी की वैल्यू भी क्या डालूंगा, 0। यहाँ पर सी की वैल्यू क्या डालूंगा, 1। ये रहा 1। तो मुझे बताओ 0 ऊपर और नीचे कुछ भी हो तो 0 ही तो आएगा, 0। यहाँ पर भी ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी वैल्यू हो तो भी क्या आएगा, 0। अब देखो ऊपर सी की वैल्यू 1 थी, यहाँ से सी की वैल्यू क्या ले लोगे, 1। और नीचे तो तुमने रूट सॉल्व कर रखा अलग से, देखो ये भी वैल्यू क्या आ रही थी, 1। देखो अभी मैंने ये सॉल्व कर तो रखी है रूट वाली टर्म, कंप्लीट आंसर क्या आया था, 1। तो 1 अपॉन में 1 1। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन कोसाइन सेम है। लेकिन जरूरी नहीं है हर एक प्लेन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन सेम होते हैं, ठीक है, डिफरेंट हो सकते हैं। अब उसने हमसे पूछा था डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस तो हमारा ये होता है, लिख देना डिस्टेंस है 2। इस वाले केस में पर्टिकुलरली इस वाले केस में डिस्टेंस 2 ही है। अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं बदलता है नहीं, डिस्टेंस बदल जाता है क्योंकि तो देखो अगली क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। पहले तो डायरेक्शन निकाल लो। देखो डायरेक्शन है 1, इसके साथ 1, इसके साथ 1, तो डायरेक्शन रेशियोज तो आ गई 1। अब तुम्हें निकालने हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए ये वाली टर्म बहुत जरूरी होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे बताओ यहाँ पे तीनों में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 आएगा ना। तो 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, √3, ठीक है। हमें इसकी जरूरत थी। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन कितनी आसानी से निकल आएंगे। इस 1 को भी मैं उससे डिवाइड दूंगा 1/√3, इस 1 को भी उससे डिवाइड दूंगा 1/√3, इस 1 को भी उससे डिवाइड दूंगा 1/√3। ये तो आ गए डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। डिस्टेंस भी पूछा था क्वेश्चन ने। तो देखो डिस्टेंस जो निकलता है, तुम डायरेक्ट ये मत उठाया करो, ये तो होता ही है 1। अपोन में वो टर्म भी लगाते हैं, ये वाली जो टर्म आती है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 2। और पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली टर्म क्या आ रही थी, 1। याद करो अब ये भी करके आए, वहां पे इस पूरे को सॉल्व करके वैल्यू क्या आई थी, 1। तो वहां पर 1 से डिवाइड करने पर कुछ फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए मैंने डिवाइड करा भी नहीं था, ठीक है। लेकिन तुम्हें इस टर्म से डिस्टेंस को डिवाइड देना पड़ता है, तब जाके तुम्हें कंप्लीट डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। तो देखो 1/√3 तुम्हारा क्या निकलेगा, डिस्टेंस। इस बात का ध्यान रखना, डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाली टर्म से तुम्हें उसे डिवाइड देना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में इसलिए नहीं करा था क्योंकि उसकी वैल्यू वहां पर क्या थी, 1, ठीक है। तो 1 से डिवाइड करने पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं, इसलिए मैंने डिवाइड भी नहीं करा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी पार्ट। 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 5। फिर से तुम्हें मालूम है डायरेक्शन रेशियोज तो आसानी से निकल आती हैं। ये तुम्हारा 2, यहाँ से 3, वहां से -1। ध्यान रखना साइन के साथ लेना होता है। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए तुम्हें एक टर्म याद रखनी होती है, इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1। हाँ 4 और 1 5 और 9 14, यानी कि √14। ठीक है, अब तुम डायरेक्शन कोसाइन बड़े आराम से निकाल सकते हो। 2 को किससे डिवाइड दोगे? √14 से। 3 को किससे डिवाइड दोगे? √14 से। और -1 को किससे डिवाइड दोगे? √14 से। ये आगे तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है। तुम्हें याद होना चाहिए डिस्टेंस के लिए भी तुम्हें डिवाइड देना पड़ता है। 5 को किससे डिवाइड दोगे? √14 से। ठीक है, हमेशा डिवाइड देना पड़ेगा इस टर्म से। ऐसा नहीं है कि मैंने सेकंड पार्ट में ही करा था हमेशा, वो तो फर्स्ट पार्ट में इसलिए नहीं करा क्योंकि वहां पर इसकी वैल्यू क्या थी? 1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का, अगर है तो देखो नेक्स्ट पार्ट है 5y इक्वल टू 8 है। तो देखो इसमें फिर से मैं तुम्हें स्टैंडर्ड बनाकर दिखाता हूं। ये लिखा हुआ है 0x 5y 0z, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो देखो डायरेक्शन कैसे निकला है, डायरेक्शन रेशियोज 0 5 0। ठीक है ना? अब तुम्हें याद है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए एक टर्म जरूरी होता है। 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0। बताओ 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। तुम्हें अब डायरेक्शन कोसाइन बनाना बड़ा आसान है। 0 को भी 5 से डिवाइड दोगे तो 0, 5 को 5 से डिवाइड दोगे 1, 0 को 5 से डिवाइड दोगे 0। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस तो आ गए। अब डिस्टेंस और पूछा था क्वेश्चन ने हमसे, और डिस्टेंस निकालना भी आसान है। 8 को भी किससे डिवाइड दोगे? 5 से। तो 8/5 के आगे हमारा डिस्टेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन बदल गया है। ठीक है, ये इसके चारों पार्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखो काफी इजी था जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने करा है। ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। Question number 2. Find the vector equation of a plane which is at a distance of 7 unit. Distance कितना बता रखा है? 7 units from the origin and normal to the vector। और क्वेश्चन ने हमें नॉर्मल बताया, मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन हमें नॉर्मल जरूर देगा। और नॉर्मल को रिप्रेजेंट करते हैं एन वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन वेक्टर से। 3i प्लस 5j -6k। ध्यान रखना जब क्वेश्चन हमें देता है ना नॉर्मल, तो नॉर्मल को तो एन वेक्टर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन तुम्हें नॉर्मल नहीं डालना होता। नॉर्मल से तुम्हें क्या बनाना है? उसका यूनिट वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर से तुम्हें उसका क्या तैयार करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो पहले यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर बनाना आसान है। पहली बात तो ये कि ये वाला वेक्टर हटा देना, हेड लगा देना। यूनिट वेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेड से। और सिंपल सा फॉर्मूला है, जो वेक्टर है वो ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ये फॉर्मूला मैंने सिखाया था बनाना। देखो वेक्टर तो ये है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना बड़ा आसान है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। हाँ, तीनों को ऐड कर दो। तीनों को ऐड करने पर देखते हैं कितना आता है। ये तुम्हारा 9 5 14, 14 और 6 20, 0 2 और 3 5, 5 और 2 7, 70। ठीक है, तो 70 ये तुम्हारा रूट के अंदर। और मैं तीनों पर रूट अलग अलग कर रहा हूं हाथ के हाथ। इधर भी अलग दे दिया 70, इस वाले टर्म को भी मैंने √70 अलग से दे दिया, और इस वाले टर्म को भी √70 अलग से दे दिया। ठीक है, अब तो मैं मालूम है प्लेन की इक्वेशन अगर बनानी है तो कितनी आसान होती है। यही तो होती है आर वेक्टर एन हैट डी। तो देखो आर के बारे में कभी भी कुछ नहीं पता होता हमें, आर की फॉर्म में हमें कभी भी नहीं लिखना। ठीक है, हाँ एन वेक्टर अभी हमने बनाया यूनिट वेक्टर 3i अपॉन में √70,
5j अपॉन में √70 माइनस 6k अपॉन में √70। हाँ डिस्टेंस तो देखो पहले से लिखा लिखा है, मैं इसी में एडजस्ट कर देता हूँ, इक्वल टू 7। ठीक है, यूनिट मत लगाना बस, अब इक्वल टू 7 थोड़ा ऊपर लिख लो। ये आ गई हमारी प्लेन की वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, देखो वैसे तो ये वेक्टर इक्वेशन आई है और बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी ना वो कार्टेशियन पूछ लेता है। तो कार्टेशियन बनाना बहुत आसान है, और इससे कार्टेशियन कैसे बनाई जाती है उसके लिए तुम्हें अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो वहां पर तुम सीख लोगे और तुम कहोगे कि बहुत आसान थी भैया ये तो देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। फर्स्ट प्लेन लिखा हुआ है, बताओ, दिख रही होगी ये वेक्टर फॉर्म लिखी हुई है ना, ये कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन। कार्टेशियन का मतलब होता है एक्स वाई जेड वाली, और वेक्टर का मतलब होता है जिसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा हुआ होता है। तो देखो ये इक्वेशन दे रखी है, मैं आर वेक्टर ब्रैकेट में है आई प्लस जे माइनस के, आई प्लस जे माइनस के ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू हमारा क्या है 2। ठीक है, तो देखो वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन बनाना कितना आसान है। जब भी वो हमें कोई वेक्टर इक्वेशन देगा ना, उसके अंदर वो आर जरूर देगा। प्लेन की एक खासियत होती है, बिना आर के वो कभी देगा ही नहीं, आर जरूर चिपका हुआ होगा। तो तुम्हें वहीं पे ही काम करना है, आर को एक वेक्टर मानना है। लिखो लेट द आर वेक्टर कुछ भी मान लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वैसे तुम्हें इसी फॉर्म में मानना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर इसी फॉर्म में माने गए सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो देखो आर का जो वेक्टर तुमने माना है वो वेक्टर अब यहाँ पे डाल दो, एक्स आई वाई जे जेड के। इस वेक्टर को मैंने इधर डाल दिया, और ध्यान रखना ये जो बीच में होता है ना, डॉट प्रोडक्ट होता है, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, बीच में मल्टीप्लाई नहीं, बीच में डॉट प्रोडक्ट है ये। आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 2। अब तो बस तुम्हें डॉट प्रोडक्ट कर देना है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, आई के साथ है एक्स, यहाँ पर आई के साथ है 1, एक्स की 1 से करी एक्स, जे के साथ है वाई, यहाँ पर जे के साथ है 1, वाई की 1 से करी वाई, के साथ है जेड, और यहाँ पर के साथ है -1, तो माइनस जेड से करी माइनस जेड। तो ये आ गई हमारी, अब तो मैं दिखाई दे रही होगी ये कौन सी फॉर्म होती है हमारी, कार्टेशियन, ना कि वेक्टर। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमारे सोल्व हो गया है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देखो अगले पार्ट में भी यही करना है। अगले पार्ट में सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है आर वेक्टर 2i प्लस 3j माइनस 4k ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो आर वेक्टर को मान लेना, आर वेक्टर को मैं फिर से एक्स वाई जेड वाला वेक्टर मानूंगा, तो तुम्हें ये लाइन लिखनी पड़ेगी हर बार, लेट द वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। और अब इस वेक्टर को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो ये आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ब्रैकेट क्लोज, और एक वेक्टर और 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो कितना आसान है ये बनाना। यहाँ पर x, वहां पर 2, 2x, यहाँ पर y, वहां पर 3, 3y, यहाँ पर z, वहां पर -4, ये बन जाएगा माइनस का 4z, और इक्वल टू में इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, एक लास्ट पार्ट रह गया है इसका, थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, और वो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कुछ अजीब ही है। ठीक है, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो वही काम करना है, हमें उस वेक्टर को भी क्या मान लेना है, आर। आर वेक्टर को हमेशा एक फॉर्म मान लेंगे। ठीक है, पहले वेक्टर लिख लेते हैं इस बार। वेक्टर दे रखा है s माइनस 2ti, s माइनस 2ti प्लस, फिर है 3 माइनस टी जे, 3 माइनस टी जे प्लस, फिर है 2s प्लस टी, 2s प्लस टी ब्रैकेट बाहर के, और इक्वल टू में है 15। तो देखो मैं फिर से वही मानूंगा, इसलिए मैंने ये लाइन रबी नहीं करी। आर वेक्टर मैंने फिर से क्या मान लिया, ये वाला जो पहले माना था। अब देखो यहाँ पर आर वेक्टर की जगह मैं फिर से वही फॉर्म डाल रहा हूँ, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, और इस वेक्टर को भी उतार लो, थोड़ा बड़ा है लेकिन उतारना पड़ेगा।
एस माइनस 2ti प्लस 3 माइनस टीजे प्लस 2s प्लस टी ब्रैकेट क्लोज के इक्वल टू 15। अब देखो सिंपल काम ही करना है, आई का स्केलर है x, आई का स्केलर है ये चीज, तो बस मल्टीप्लाई मत करना, डालकर छोड़ देना। j के साथ है y, यहाँ पर j के साथ है ये वाली टर्म, तो y इंटू 3 माइनस टी प्लस यहाँ पे k के साथ है z और वहां पर k के साथ है 2s प्लस टी ये वाली टर्म, इक्वल टू में क्या चल रहा है तुम्हारा 15 है ना, तीनों का प्रोडक्ट करा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 15। तो कार्टेशियन फॉर्म तैयार हो गई है ना। अगले क्वेश्चन पर टिक कर लो। ये वाली वैरायटी कई बार आ चुकी है, 4 नंबर में भी और 6 में भी पूछी जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है प्लेन तुम्हें दे रखा है, मान लो तुम्हें अभी इतना नहीं बता रहा हूँ कि प्लेन होती क्या चीज है, थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बताया ही नहीं है क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट जरूरी भी नहीं है 12th मैथ्स में, ठीक है। थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं कर रहे, एनालिटिकल अप्रोच नहीं है हमारी, ठीक है। हमारे सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच है, तो सॉल्व करने वाली बातें सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि फुट में थोड़ा बताना पड़ेगा। मान लो तुम्हें एक प्लेन दिया गया है एक्स वाई जेड प्लेन, उसके अंदर प्लेन बना हुआ था प्लेन, और उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मतलब एक नॉर्मल बनाया गया है, ठीक है। तो नॉर्मल का जब नॉर्मल उसमें ड्रॉ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है। नॉर्मली मान लो एक प्लेन था, पहले रब कर लेते हैं फिर बताते हैं। मान लो नॉर्मली एक प्लेन था, ठीक है, एक्स वाई जेड के अंदर एक प्लेन बना हुआ है और इस प्लेन की इक्वेशन हमें गिवन है, जो भी है इसकी इक्वेशन वो हमें गिवन है, और इस प्लेन पर एक नॉर्मल बनाया गया है। नॉर्मल का मतलब है इस पर एक क्या बनाया गया है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बताओ जब मैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा इसके ऊपर, तो किसी ना किसी पॉइंट पर आकर वो परपेंडिकुलर रुकेगा ना, जहां पर ये इसको टच करेगा, ठीक है। मतलब मैंने परपेंडिकुलर बनाया ए पॉइंट से, ठीक है, और वो कहां पर आकर बना, यहां तक, ठीक है। तो बताओ ये क्या माना जाएगा, उसका फुट। फुट का मतलब है उसका एंडिंग पॉइंट, फुट का मतलब ये नहीं है पैर, फुट का मतलब है उसका एक तरीके से एंडिंग पॉइंट, कि जो नॉर्मल तुमने बनाया ना वहां से लेकर यहां तक, वो नॉर्मल का जो एंडिंग पॉइंट था, उस एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो क्वेश्चन बनता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर का जो फुट था उसके कोऑर्डिनेट्स हमें बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और हमेशा ज्यादातर है ना वो यही बोलेगा कि जो फुट बना, जो परपेंडिकुलर बनाया गया है ना, वो परपेंडिकुलर ओरिजिन से बनाया है, यानी कि ये पॉइंट तो हमें जर्नली दिया जाएगा, ये पॉइंट हमें जनरली क्या दिया जाएगा, ओरिजिन 0 0 0, ठीक है। तो यहां से जब हम किसी पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उससे वो कैसे फाइंड आउट हमें करना है, वो फाइंड देखना है अब हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। In the following cases, find the coordinate of the foot of the perpendicular drawn from the origin। देखो परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया गया है, ओरिजिन से, ठीक है। और क्या निकालने, परपेंडिकुलर के फुट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो वो तो खैर चलो हम निकाल ही लेंगे। हाँ देखो ए पॉइंट में इक्वेशन दे रखी है, पहले प्लेन है, कई सारे पार्ट्स लग रहे हैं इसके, तो ए बी और सी तीन ही पार्ट्स हैं। तो देखो इक्वेशन थी 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12। एक काम करना, जब भी वो बोलेगा ना कि फुट के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो फुट के कोऑर्डिनेट्स पहले मान लेना, ठीक है। फुट के कोऑर्डिनेट्स पहले मान लेते हैं, और जिस पॉइंट पर आके ये रुक रहा है, ठीक है, देखो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा था और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर रुक रहा है, तो एक नेम दे देना एन। इसका मतलब ओ एन एक परपेंडिकुलर है ना, हमने उस लाइन को क्या नेम दे दिया, ओ एन, ठीक है। तो लिखो पहले इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो एन के मैंने कोऑर्डिनेट्स मान लिए, सपोज एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए, एक्स वाई जेड। तो लिखो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बी एक्स वाई जेड,
मैंने फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो था उसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स वाई जेड, तो लिखना देयरफॉर द लाइन इज फॉर्म्ड ओ एन। बताओ जो लाइन हमारी तैयार हुई है वो क्या तैयार हो गई है, ओ एन। अब तुम्हें एक काम करना है, ओ एन की एक इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, देखो ओ एन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ओ एन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होने चाहिए, डायरेक्शन। ओ एन की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है, मैंने बताया था जब दो पॉइंट हमें दिए जाते हैं, मान लो ए पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 और बी पॉइंट दे रखा है x2 y2 z2, तो ए बी की डायरेक्शन निकालने का तरीका